प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीहीटिंग ऑफ द स्टीम थर्मल इंजीनियरिंग 303 का एक पार्ट का अध्ययन करेंगे। रीहीटिंग ऑफ द स्टीम, ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम, डिफेक्ट्स इन द ब्लेड, मेटेरियल्स ऑफ द ब्लेड, इनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। रीहीटिंग ऑफ द स्टीम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, रीहीटिंग ऑफ द स्टीम क्यों किसे कहा जाता है। बॉयलर से प्राप्त उच्च ताप व दाब की भाप का आंशिक प्रसरण उच्च दाब की भाप टरबाइन में करते हैं। टरबाइन से प्रसरण के पश्चात प्राप्त भाप का ताप व दाब दोनों कम हो जाते हैं, जिसके कारण भाप में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो टरबाइन की ब्लेड का क्षरण कर ब्लेड को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए टरबाइन से प्रसरण के पश्चात प्राप्त भाप को बॉयलर में पुनः तापन हेतु भेजा जाता है, जहां पर भाप को कोयले के दहन से प्राप्त गैसों के द्वारा गर्म कर भाप का ताप व दाब प्रारंभिक अवस्था तक किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया को रीहीटिंग ऑफ द स्टीम कहा जाता है। भाप को रीहीटिंग करने के कारण। भाप को रीहीट करने का प्रमुख कारण प्रसरण के पश्चात प्राप्त भाप की क्वालिटी को नियंत्रण करना होता है। टरबाइन में जो भाप प्रविष्ट करती है उसका शुष्कता भिन्न 0.85% से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि शुष्कता भिन्न 0.85 से कम होता है तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो टरबाइन ब्लेड को जंग के द्वारा नुकसान पहुंचाती है। एवं भाप में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण भाप ब्लेड में फिसलने के बजाय भाप ब्लेड से टकराती है, जिसके कारण ब्लेडों में बेंडिंग स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाती है। भाप को रीहीट करने से भाप उच्च ताप व दाब के प्राप्त होती है, जिसके कारण टरबाइन से प्राप्त कार्य भी सामान्य की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। भाप को रीहीट करने से प्लांट की दक्षता में कुछ सीमा तक वृद्धि होती है। इसके डिसएडवांटेज है, रीहीटिंग के कारण प्लांट की लागत कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सुपर हीटर व लंबे कनेक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके कारण कंडेंसर की क्षमता भी बढ़ जाती है, दक्षता की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बॉयलर से जो प्राप्त उच्च दाब की भाप जो P1 और T1 दाब पे निकलती है, उसको हाई प्रेशर टरबाइन में भेजा जाता है, जहाँ पर इसका प्रसरण करके कार्य प्राप्त किया जाता है। परंतु इसमें भाप में पानी की मात्रा बढ़ जाने के कारण इसको पुनः रीहीटर में वापस बॉयलर में भेजा जाता है। दोबारा इसको P3 और T3 दाब तक गर्म करते हैं और इसको फिर लो प्रेशर टरबाइन पे इसको वापस पुनः भेजा जाता है, ताकि भाप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और आपकी जो ब्लेड पे जो भाप प्रसरण करेगी वो टकराएगी नहीं, एक तरह से उसमें प्रसरण करेगी और ब्लेड को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस प्रकार से आपका कार्य करता है। इसका TS डायग्राम दिखाया गया है जैसा हम देख रहे हैं, और इसका HS डायग्राम भी इसमें दिखाया गया है। जैसे एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में दिखाया गया है। इसमें जैसा हम देख रहे हैं, इसमें हीटिंग जो हीटिंग पार्ट है वह 5 से 6 और 6 से 1 तक हम इसको ऊष्मा प्रदान करते हैं। 1 से 2 पर पुनः ये इसका प्रसरण होता है प्रेशर टरबाइन में, फिर 2 से लेकर 3 तक पुनः इसको रीहीट दी जाती है, और 3 से लेकर 4 तक वापस भाप का प्रसरण होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें हीट जो दी गई वो H1 - H6 और H3 - H2, और इसमें प्राप्त कार्य का जो मान होगा वह H1 - H2 और H3 - H4। इस प्रकार से भाप को पुनः रीहीटिंग करके हम भाप की रीहीटिंग करते हैं, ताकि भाप की जो टरबाइन की जो ब्लेड है उनको क्षरण से बचाया जा सके। अब हम अध्ययन करेंगे ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम, भाप का निःसरण। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बॉयलर से जो भाप प्राप्त हो रही है, सपोज 1 kg की भाप प्राप्त हुई, इसको हम टरबाइन में भेजा, तो टरबाइन में भेजने के बाद इसमें से M1 kg को हमने वापस निकाल लिया टरबाइन के मध्य स्टेज में, फिर M2 kg की भाप को अगले स्टेज में निकाल लिया, और शेष रही 1 में से -M1 और -M2 kg को हमने टरबाइन में प्रसरण होने दिया, और आपकी कंडेंसर में इसको भेजा जाएगा। वापस ये भाप पुनः
M2 में मिलेगी तो 1 माइनस M1 हो जाएगा, और M1 के साथ वापस मिलेगी तो वापस 1 kg भाप को पानी को हम बॉयलर में भेज देंगे। इसकी देखो आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब स्टीम पावर प्लांट में थर्मल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भाप टरबाइन में प्रसरण के दौरान भाप का मिश्रण टरबाइन के माध्यम से करते हैं, निकाली गई अत्यधिक भाप को कम दाब एवं ताप के प्रवहन जल से मिलाकर इसे संतृप्त ताप तक गर्म किया जाता है। उपरोक्त प्रक्रिया को हम ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम कहते हैं। प्रवहन पंप में जल का दाब बढ़ाकर इसे बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस प्रक्रम से चक्र की दक्षता आदर्श चक्र के समान हो जाती है। माना कि बिंदु 3 पर 1 kg संतृप्त भाप प्रसरण करते हैं एवं बिंदु 4 पर से M1 kg भाप को हम ब्लीड करके इसे प्रवहन तापक में भेज देते हैं। फिर इसके बाद भाप के प्रसरण में बिंदु 5 पर हम M2 kg भाप को वापस ब्लीड कर लेते हैं और प्रवहन जल तापक में भेज दिया जाता है, जहाँ पुनः इसे संघनित जल के साथ तापमान बढ़ाने में काम में लेते हैं। शेष भाप 1 माइनस M1 माइनस M2 kg जो बचती है, जिसको टरबाइन में प्रसरण करके हम कार्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से उच्च दाब व ताप के संतुलित भाप का प्रसरण रुद्धोष्म प्रक्रम की सहायता से कई पदों में करके कार्य प्राप्त किया जाता है। प्रवहन जल को प्रवहन पंप की सहायता से बॉयलर में भेज दिया जाता है। यहाँ इसे कांस्टेंट प्रेशर पर हम ऊष्मा देते हैं बॉयलर में एवं उच्च दाब और उच्च ताप के संतुलित भाप प्राप्त करते हैं। कई पदों में भाप को मिश्रण करने के कारण प्रवहन जल में मिलाते हैं, जिससे प्रवहन जल का तापमान लगभग संतृप्त ताप तक रह जाता है, जिससे साइकिल आदर्श कार्नोट चक्र के समान हो जाती है तथा इसकी दक्षता में भी वृद्धि होती है। जैसा बताया गया, प्रदत्त ऊष्मा Q1 बराबर H3 माइनस H2 होगी और चक्र की दक्षता Q1 माइनस Q निष्कासित ऊष्मा का मान Q2 हो जाएगा। 1 माइनस M1 M2 तो इसका M द्रव्यमान हो गया, इसको H6 माइनस H7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निष्कासित Q2 ऊष्मा का मान आ जाएगा। और चक्र की दक्षता Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इसके एडवांटेज, बॉयलर में समान भाप के आउटपुट के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा कम होती है। प्रवहन जल को एकत्रित करने के लिए छोटे आकार के कंडेंसर पर्याप्त होते हैं। स्टीम पावर प्लांट की दक्षता में इससे वृद्धि होती है। इस प्रकार से हमने ये ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ ब्लेड ऑफ द स्टीम टरबाइन। भाप टरबाइन के जो ब्लेडों में डिफेक्ट किस प्रकार के आ सकते हैं। भाप टरबाइन में कार्यकारी पदार्थ के रूप में भाप को काम में लेते हैं, तो जो अतितप्त अवस्था उच्च दाब उच्च वेग से टरबाइन की ब्लेड पर टकराती है, जिसके कारण टरबाइन की ब्लेडों में डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं, जिससे ये कार्य करना बंद एवं दुर्घटना की संभावना होती है। ये दोष निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ब्लेडों में हम दोष के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्लेडों में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अत्यधिक शोर या कंपन करना, इसका मुख्य कारण ब्लेड की डिजाइन में त्रुटि, कास्टिंग, मशीनिंग, टेम्परेचर अधिक, दाब अधिक, भाप के प्रवाह में तेजी से परिवर्तन, टरबाइन की ब्लेडों में अवांछित पदार्थों के जमा होने के कारण ब्लेड अधिक शोर व कंपन करना प्रारंभ कर देती है। ठोस पदार्थ के कारण, जब भाप आर्द्र अवस्था में होती है तो इसमें उपस्थित घुलनशील पदार्थ NaCl, Na2SO4, NaOH तथा अघुलनशील पदार्थ ब्लेडों में जमने से ब्लेड में क्रैक व टूटना प्रारंभ हो जाती है। कोरोजन, भाप आर्द्र होने के कारण ब्लेड में ठोस कणों का जमना शुरू हो जाता है। होने से भाप जब उच्च वेग से ब्लेड पर टकराती है तो ब्लेड के घिसाव को कोरोजन करते हैं, जिसके कारण ब्लेडों पर दरारें आ जाती है और टूटने की संभावना बढ़ जाती है। थर्मल स्ट्रेसेस एंड रप्चर, जब ब्लेड में उच्च ताप और दाब की भाप प्रसारित होकर कम दाब और ताप में परिवर्तित होती है तो इस परिवर्तन के कारण ब्लेडों में थर्मल स्ट्रेस पैदा हो जाती है, जिसके कारण ब्लेड का टूटने की संभावना बढ़ जाती है। फटीग, डैमेज और बेंडिंग स्ट्रेसेस, ब्लेड विकट परिस्थितियों में कार्य करने के कारण फटीग व बेंडिंग स्ट्रेसेस पैदा हो जाती है, जिससे इनकी आयु कम व लंबे समय तक काम नहीं कर पाती है। अनेक प्रतिबलों को लंबे समय तक सहन न करने के कारण इसको फटीग डैमेज कहते हैं। तो ये हमने डिफेक्ट्स इन द स्टीम टरबाइन ब्लेड के बारे में हमने ये अध्ययन किया। इसका एक पार्ट और है, दक्षता में कमी। ब्लेड
के अपर्दन, कोरोजन, ठोस कणों के जमाव इत्यादि से ब्लेड की इनलेट और आउटलेट एंगल जो होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण आकृति में परिवर्तन होने लगता है और फ्रिक्शन बढ़ने के कारण इनकी ऊर्जा की हानि होती है। इन सभी कारणों से धीरे धीरे इनकी दक्षता में कमी आती है। तो इस प्रकार से हमने ये जो ब्लेड में डिफेक्ट्स किस प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसमें मेटेरियल्स ऑफ द स्टीम टरबाइन। ब्लेड के जो ब्लेड किस मेटेरियल की बनी होती है। किसी भी ब्लेड की डिजाइन करने में ब्लेड के मेटेरियल का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः ब्लेड मेटेरियल के चयन निम्न महत्वपूर्ण होते हैं। कंडीशन ऑफ ऑपरेशन। यदि ऑपरेशन कंडीशन की ऐसी हो, उच्च ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त टेंसाइल स्ट्रेंथ और थर्मल स्ट्रेस के साथ कार्य कर सके। ये पदार्थ कोरोजन रेजिस्टेंस हो एवं कठोरता एवं कम घिसाव, उच्च स्ट्रेसेस को सहन करने की दक्षता रखते हों। रेजिस्टेंस टू क्रीप होना चाहिए इसमें। भाप के आद्र होने पर इसमें घुलनशील व अघुलनशील पदार्थों के कारण होने वाले प्रदान के प्रतिरोधी गुण हो। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ब्लेड के ढलाई, मशीनिंग और डिजाइन आसानी से की जा सके। ये पदार्थ घनत्व में कम होते हैं, जिससे ब्लेड का आकार बढ़ने पर भी वजन में हल्के रहते हैं। इन पदार्थों के गुण ऐसा हो जिससे ब्लेड को आसानी से वेल्डिंग व ब्रेजिंग किया जा सके। डक्टिलिटी टू द अलाउ टू रोलिंग टू शेप, मतलब इनके इस प्रकार से उन्हें तन्यता होनी चाहिए ताकि इनको किसी भी आकार में ढाला जा सके। कॉस्ट। ये सभी पदार्थ प्रचुर मात्रा में सस्ती दरों पर उपलब्ध होने चाहिए। अब कॉमनली जो यूज्ड जो मटेरियल्स हमारे पास हैं वो ये है। उच्च ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान है। दाब होने पर भाप को ब्लेड हेतु टरबाइन के ब्लेड हेतु हमें 1% क्रोमियम मोलिब्डेनम मिश्रित धातु तथा 12% क्रोमियम सहित स्टेनलेस स्टील उपयोगी होता है। भाप के आर्द्र और नम होने पर कोरोजन व अप्रदान प्रतिरोधी पदार्थों का चयन किया जाता है। इसमें आयरन, क्रोमियम, कार्बन जो कि 12% से 14% क्रोमियम सहित उपयुक्त होता है। AT ऑस्टेनाइट, टाइटेनियम और वेनेडियम स्टील। ये 36% निकल, 12% क्रोमियम, 0.25 कार्बन एवं शेष आयरन होता है। ये कोरोजन व इरोजन का प्रतिरोधी होता है, साथ ही हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है। आजकल सभी टरबाइन के ब्लेड में इसी पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। CMEV क्रोमियम मोलिब्डेनम वेनेडियम, इसमें 12% क्रोमियम मोलिब्डेनम वेनेडियम सहित बनाई जाती है, जिनमें गुड स्ट्रेंथ एंड गुड क्रीप प्रॉपर्टीज होती है, मुख्यतः उपयोग में ली जाती है। तो हमने ये विभिन्न प्रकार के रेटिंग ऑफ द स्टीम पढ़ा, ब्लीडिंग ऑफ द स्टीम पढ़ा, डिफेक्ट्स इन द स्टीम टरबाइन ब्लेड पढ़ा और फैक्टर्स जिनका चयन जो निर्माण के लिए बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स कौन कौन से ब्लेड निर्माण के लिए काम आते हैं वो पढ़े और इनके मटेरियल्स कौन कौन से यूज में आए जाते हैं। धन्यवाद।